हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 10 नवंबर। और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर्ड हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पे भी यूपीएससी गाइड के नाम से चैनल क्रिएटेड है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ मैं डेली इसकी स्लाइड्स यानी पीडीएफ वहाँ अपलोड कर देता हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्या क्या है न्यूज़ में। तो ये न्यूज़ आई है और एक ही न्यूज़ है पूरी इंटायर पेपर में जो हमारी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो कि ये न्यूज़ है। ठीक है, इसके अलावा कोई सी भी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट कवर्ड नहीं है जो यूपीएससी ओरिएंटेड हो। तो अब इस पर्टिकुलर न्यूज़ में क्या है, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 अभी होने जा रही है यूएनएफ ट्रिपल सी की, राइट। तो उसी पे ये बात की गई है कि इंडिया को जोर देना चाहिए पेरिस डील की जो रेड लाइंस है उस पे, क्लाइमेट फाइनेंस से जो रिलेटेड है उस चीज़ों पे। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये बताई गई है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 जो हुई थी कोपेनहेगन में, राइट, वहाँ पे सारी कंट्रीज़ ने अग्री किया था कि 100 मिलियन की 100 बिलियन पर ईयर 2020 तक फंड्स को कलेक्ट किए जाएंगे यानी मोबिलाइज किए जाएंगे, जो कि ग्रीन प्रोजेक्ट में यूज़ किए जाएंगे, राइट। तो उसी के बारे में थोड़ी बहुत मेंशन है इसमें। और ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये बताया गया कि ये जो 100 बिलियन की मोबिलिटी होने मोबिलाइज होने वाली थी जो फंड, वो अच्छे से अचीव हो गई है। ये सारी इनके बारे में जानकारी बताई गई थी। तो अब हम दो चीज़ें देखेंगे यहाँ, एक तो यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में और दूसरी चीज़ ओईसीडी के बारे में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी यूपीएससी पूछती है। तो अब चलिए हम बढ़ते हैं और सारी चीज़ें समझते हैं। तो सबसे पहले तो कौन सी समिट हो रही है अभी यूएनएफ ट्रिपल सी की, और पिछली समिट कौन सी थी और कितनी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी, कौन सी लोकेशन पे हुई थी, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको बहुत हेल्प करेगी। या तो डायरेक्टली स्टेटमेंट में भी आ सकती है क्वेश्चन में, अदरवाइज आपको इनडायरेक्टली भी हेल्प कर सकती है। तो यूएनएफ ट्रिपल सी यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 दुबई में हुई थी पिछले ईयर। ठीक है, और इस ईयर यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 जो कि 11 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक यानी कल से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और ये कहाँ हो रही है, तो बाकू अजरबैजान में हो रही है। याद रखनी है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 अभी हो रही है और बाकू अजरबैजान में ये हो रही है। और दुबई में हुई थी पिछले साल, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 थी। ठीक है, अब हम यूएनएफ ट्रिपल सी को समझने से पहले इसकी ऑरिजिन समझेंगे कि आखिरकार ये लाई कैसे गई है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यूपीएससी कुछ क्वेश्चन में ऑरिजिन यानी उसकी हिस्ट्री पे भी स्टेटमेंट पूछ लेती है, इसलिए। तो एक अर्थ समिट करके एक समिट हुई थी जिसकी फॉर्मली नेम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यूएनसीईडी को ये कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया रियो डी जेनेरियो में 1992 में, जिसे हम अर्थ समिट के भी नाम से जानते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्फ्रेंस हुई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की समस्या बढ़ रही थी, बायोडाइवर्सिटी की लॉसेस हो रही थी और सस्टेनेबली डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी बहुत सारी कंट्रीज़ के द्वारा, या बहुत सारी चीज़ों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी। इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया। अब इस कॉन्फ्रेंस में तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस लाई गई कंट्रीज़ के द्वारा। एक तो क्लाइमेट चेंज पे लाई गई, दूसरी बायोडाइवर्सिटी पे लाई गई और तीसरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे लाई गई। ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज के लिए कन्वेंशन लाई गई उसे ही हम यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि आखिरकार ये कैसे आई है। और बायोडाइवर्सिटी के लिए जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी लाई गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यूज़ है। इसके बारे में मैंने डिस्कशन की हुई थी ऑलरेडी, राइट। तो यूएनएफ ट्रिपल सी अब आप समझ गए होंगे कि इसे कैसे लाया गया और कौन सी कॉन्फ्रेंस के तहत लाया गया इसे, और कब लाया गया। ठीक है, अब हम यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में देखेंगे। तो यूएनएफ ट्रिपल सी क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। अब क्यों ये लाई गई है, ताकि ह्यूमन की इंटरफेरेंस कम हो। ठीक है, क्लाइमेट सिस्टम में, और जो भी ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या हो रही है वो ठीक किया जा सके। अब ये ट्रीटी कब फोर्स में आई, तो 1994 में यूएनएफ ट्रिपल सी की ये जो ट्रीटी है इसे फोर्स में लाया गया। पर आपको याद रखनी है, ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है। इसके अंदर कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स हुए थे, ठीक है, उसको लीगली बाइंडिंग बनाया गया है, पर यूएनएफ ट्रिपल सी ओवरऑल लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये याद रखनी है। अब हम बढ़ेंगे आगे। मेन एम क्या है यूएनएफ ट्रिपल सी की,
तो मेन एम यही है कि लिमिट करनी है ग्रीन हाउसेस गैसेस एटमॉस्फेयर में, ताकि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके, ठीक है, और एक हेल्दी जो इन्वायरमेंट है, राइट, या क्लाइमेट सिस्टम है, उसे एक हेल्दी क्लाइमेट सिस्टम बनाया जाए। अब यूएनएफ ट्रिपल सी के अंदर प्रोटोकॉल्स वगैरह लाई गई हैं, राइट। ये प्रोटोकॉल्स क्यों लाई गई थी? ताकि यूएनएफ ट्रिपल सी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, तो बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी टारगेट्स जो थी या जो भी उन्हें फ्रेमवर्क को एग्जीक्यूट करना था, राइट, वो वो कंट्रीज अच्छे से नहीं कर पा रही थी, इसीलिए कुछ प्रोटोकॉल्स को लाया गया जो कि लीगली बाइंडिंग बना दी गई थी, राइट। तो यहाँ देख सकते हैं यूएनएफ ट्रिपल सी के अंदर एक काइटो प्रोटोकॉल लाई गई थी। ये क्यों लाई गई थी? तो क्लाइमेट चेंज के लिए लाई गई थी, याद रखनी है। और ये लाई गई थी 1997 में, जो कि रन करी गई 2005 से लेके 2020 तक। अब काइटो प्रोटोकॉल के बाद अभी फ़िलहाल पेरिस अग्रीमेंट पे सारी कंट्रीज़ वर्क कर रही हैं, ठीक है। और पेरिस अग्रीमेंट ने काइटो प्रोटोकॉल को सुपरसीड किया है, ये याद रखनी है। इंडिया वैसे यूएनएफ ट्रिपल सी के अंदर नॉन एनेक्स कंट्री में आती है, ठीक है। एनेक्स वन, एनेक्स टू और एन लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज और नॉन एनेक्स कंट्रीज, ऐसे लिस्ट तैयार की गई थी यूएनएफ ट्रिपल सी के द्वारा कि कौन सी कंट्री को कितनी काम करनी है ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग टारगेट्स दी गई, तो इंडिया नॉन एनेक्स कंट्री में आती है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमने इतनी सारी ग्रीन हाउसेस गैसेस या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में देखा, तो अब हमें समझना होगा ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी आपसे यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में पूछे, राइट। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपसे पूछ ली जाएगी कि नीचे दी गई कौन कौन सी गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है। तो वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, पर फ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये कुछ गैसेस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है, जो कि क्लाइमेट सिस्टम बिगाड़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे हम ओईसीडी के बारे में, क्योंकि ओईसीडी के बारे में अभी मेंशन किया गया है इस आर्टिकल में कि जो 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी कोपेनहेगन डेनमार्क में, वहाँ पे ये डिसीजन लिया गया था कि 100 बिलियन की फंड्स को मोबिलाइज करना है हर साल 2020 तक, ताकि ये जो फंड मोबिलाइज होंगे वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स में कंट्रीज यूटिलाइज कर पाएंगे, राइट। तो इनके द्वारा ये बोला गया कि जितनी भी ये जो टारगेट्स थी वो अचीव कर ली गई हैं, यानी $100 बिलियन वाली। तो इसी पे इन्होंने अपनी थोड़ी रिपोर्ट्स पब्लिश की थी। तो अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या है ओईसीडी? तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 38 कंट्रीज आती हैं। फाउंड कब की गई? तो 1961 में इसे फाउंड किया गया। एम क्या है? तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस और वर्ल्ड ट्रेड वगैरह ये दिखती हैं। और हेडक्वार्टर्स कहाँ है ओईसीडी की? तो पेरिस, फ्रांस में। ओईसीडी के जो भी मेंबर्स है 38 कंट्रीज है, जो कि हम आगे देखेंगे, राइट, उन्हें कंसिडर किया गया है कि वो हाईली इंडस्ट्रियलाइज और हाई इनकम वाली ये कंट्रीज हैं जिनकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। और ओईसीडी के जो मेंबर्स हैं वो 62.2% ग्लोबल नॉमिनल जीडीपी को कवर करते हैं और 42.8% ग्लोबल जीडीपी को ये कवर करते हैं। अब ओईसीडी ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। और ओईसीडी सक्सेसर है ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन की, ओईसी की। ये भी याद रखनी है क्योंकि इनडायरेक्टली स्टेटमेंट या डायरेक्ट स्टेटमेंट में आ सकती है कि भाई ये सक्सेसर है, तो हमें पता होना चाहिए। जो कि इस्टेब्लिश की गई थी, ओईसी कब इस्टेब्लिश की गई थी? तो 1948 में की गई थी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। अब कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ओईसीडी के अंदर? तो यहाँ देख सकते हैं हाई इकोनॉमिक या जिनकी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, ये कंट्रीज इसके अंदर हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्टुगल, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें बस आपको ये याद रखनी है, इतनी सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस बेसिक चीज़ आपसे यूपीएससी क्या पूछेगी कि इंडिया मेंबर है ओईसीडी की, तो ये थोड़ा ध्यान देना है। इंडिया मेंबर नहीं है ओईसीडी की, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर में देख सकते हैं इंडिया मेंशन नहीं है, ठीक है। तो इंडिया ओईसीडी की पार्ट नहीं है, ये बस ध्यान देना है। तो आज की न्यूज़ में बस इतनी ही है जानकारी। उम्मीद करूंगा कि आपको ये पसंद आई होगी, क्योंकि आज बहुत कम समय की भी है ये। तो वीडियो ज़रूर लाइक करके अप्रिशिएट दिखाएं अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो। और कोई सी भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कोई सी भी टॉपिक पे अगर आप डिस्कशन चाहते हैं या आप चाहते हैं क्लैरिटी, तो आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं।
यूपीएससी काइट के नाम से टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों पे चैनल क्रिएटेड है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, मिलते हैं कल की न्यूज़ एनालिसिस में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड।